हाय एवरीवन। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इसके हम निम्न आधार जानेंगे। इसके पहले हमने अरस्तु के बारे में जाना और अरस्तु की प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने जान लिया है। तो इन्हें अरस्तु को राजनीति विज्ञान का फादर ऑफ पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता है। जब हम इनके यानी निम्न आधार में पहला यह देखेंगे कि विषय के प्रति इनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे थी। यानी इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ है। यद्यपि अरस्तु के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उनका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था। वे अपने कल्पना लोक में ही खोए रहते थे और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखता था। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस बात का विचार करती है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीतिक स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उसे कलाकार, कवि या दार्शनिक भी कह सकते हैं, विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। इसके अतिरिक्त प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद नहीं प्रदान किया गया है। वह राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक अंग मानता है। यानी राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया है। और अरस्तु को कई कारण के इसके आधार हो सकते हैं कि इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, जिसमें हमने पहले बात किया कि विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के पूर्व अरस्तु के द्वारा अपने समय का सभी राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया गया। उसके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से तथ्य एकत्रित किए गए। ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसे यूनानी जगत की राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञानकोश समझा जाता था। उसे इतिहास की अधिकारपूर्ण ज्ञान था और उसने अपने इस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाएं प्रदान की। उसका अध्ययन स्वयं द्वारा संग्रहित तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसे प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। जबकि इसका दूसरा मुख्य आधार देखते हैं तो वह स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करते हैं। स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्लेटो ने राजनीतिक विचारों में राजनीति और नीति एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित है। राजनीति नीति शास्त्र का एक उपविभाग बनकर रह गई है। प्लेटो ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में राजनीति को उसका उचित महत्व नहीं प्रदान किया है। राजनीति का प्रतिपादन करते हुए भी उनकी दृष्टिकोण टिकी रही है, यानी उनकी जो दृष्टिकोण है वो नीति पर ही टिकी रही है। अरस्तु ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है और इस दृष्टि से राजनीति का विज्ञान सही रूप से अरस्तु से प्रारंभ होता है। यानी अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं। तीसरा और जो प्रमुख आधार है इनको राजनीति विज्ञान का जनक मानने का, वो यथार्थवादी विचारक अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसका एक अपूर्व गुण संयम और संतुलन का तत्व है। उसने सदैव ही अतिशयोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। यानी अपनी यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद या दार्शनिक राजा के शासन जैसी प्लेटो की अवधारणाओं का समर्थन नहीं करता है, वरन उसका विचार है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए। यानी दार्शनिक राजा के शासन के संबंध पर वह जन साधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है और यही कारण है कि उसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। चौथा है कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण यानी अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक है जिसने क्रमबद्ध रूप से राज्य को पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है। राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार का निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की क्या सर्वोच्चता है, क्रांति, अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर
उसने विस्तार से प्रकाश डाला और ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय हैं। और इन विषयों का इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में हमें नहीं मिलेगा। यद्यपि अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा की गई कुछ विषयों की विवेचना प्रायः आधुनिकतम है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और इस युक्ति की औपचारिक अभिव्यक्ति अरस्तु ने ही की है, और वह वाक्य राजनीति के इतिहास में सदा एवं स्वयं सिद्धि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। राज्य की इतनी पूर्ण व्याख्या प्राचीन और मध्यकाल में शायद ही किसी ने की है। सरकार के अंगों का निरूपण अरस्तु ने सरकार के 3 अंग नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया है। ये अंग जो है अरस्तु के द्वारा बताए गए हैं, यद्यपि आधुनिक अंग हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, पर बहुत कुछ उनके समान ही है। अरस्तु का यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांतों की रूपरेखा भी बनी है। अरस्तु के प्रत्येक अंग के निर्माण, कार्य क्षेत्र और शक्ति को अलग अलग वर्णन किया गया है और बीज रूप से आधुनिक सरकार की आकृति अंकित की है। इसे अरस्तु की बहुत बड़ी दूरदर्शिता भी कही जानी चाहिए। कानून की सर्वोच्चता का भी प्रतिपादन किया, यानी एक आधुनिक राज्य में आप जो सारी चीज़ें देखते हैं, पर्यावरण से लेके और उसके जीव का आपसी संबंध भी, मतलब उन्होंने ये बखूबी बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जब हम राज्य की परिभाषा भी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं जिसमें 4 तत्व आवश्यक होते हैं: जनसंख्या, कानून, संप्रभुत्व। यानी वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने आधार में बताया कि क्यों इन्हें राजनीति विज्ञान कहा जाता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि जब हम प्लेटो को देखते हैं तो प्लेटो सर्वोच्चतम व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है। अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में उनका विश्वास उसकी ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। यानी अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के विषय में जो विचार व्यक्त किए, चाहे अगर हम बोदाम, ग्रोसियस, बेंथम, हाब्स, ऑस्टिन और लास्की ने उन्हें अपनाकर ही वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या की है। संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीति अवश्य ही अरस्तु का बहुत अधिक ऋणी है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कानून की सर्वोच्चता का भी प्रतिपादन किया। जो 7वां आधार है उनका, ये उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान किया। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम विचारक था। उसने इन मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप में निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होगा, क्योंकि व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है और क्रांतियों का मूल कारण संपन्न और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने अर्थव्यवस्था के अनेक पक्षों को विस्तृत अध्ययन करते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि यदि संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती है। अरस्तु ने यह भी सिद्ध किया कि राज्य में जब तक सुदृढ़ एवं विशाल मध्यम वर्ग नहीं बन जाता है तब तक राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। यदि हम इन सभी तत्वों को देखें, इस सभी तत्वों पर सामूहिक रूप से विचार करें तो पाएंगे कि अरस्तु का राजनीति विज्ञान का जनक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैक्सी ने भी कहा है, मैक्सी ने सत्य रूप से ही अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। तो हमने ये जाना कि राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को क्यों कहा जाता है। तो अगले वीडियो में हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार की बात करेंगे। थैंक यू।